तो गाइस, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में एकदम न्यू हो और आपको कुछ भी नहीं पता कि ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, या फिर लोग किस बारे में बात कर रहे होते हैं, जो वो लोग कहते हैं कि रिस्क मैनेज करना चाहिए आपको, या फिर आपके पास एक गोल होना चाहिए, या फिर उनके बैकएंड में क्या चलता रहता है व्हेन ये दे आर सेइंग अबाउट दीज टर्म्स, या फिर व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर लाइफ, इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि लोग किस तरीके से देखते हैं टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स। ओके, दिस वीडियो कैन बी योर ABCD इन इन्वेस्टमेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने पैसे मैनेज कैसे करने हैं, आप एक पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे गोल मैनेज कर सकते हो, या फिर आप रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हो। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। डेफिनेटली इसे एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो इस वीडियो पे आपको क्लिक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मेरा नाम है शुभदीप, आप देंगे क्रिकेट सेट फाइनेंस, और चलिए ये वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग। ओके, इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादातर हमको पता ही नहीं होता कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमको सिर्फ पता होता है अबाउट म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड FDs, बट इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस प्रेजेंट है, राइट। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो कि हाईली सिक्योर हैं लाइक FDs, और कुछ कुछ तो ऐसे हैं जैसे जो हायर रिटर्न प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि स्टॉक मार्केट, और कुछ कुछ हैं जो दोनों प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हाईली सिक्योर भी हैं और हाई रिटर्न भी प्रोवाइड करते हैं, बट हमको उनके बारे में पता नहीं है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि कहाँ पे आप सबसे पहले इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट फिक्स डिपॉजिट्स, राइट। तो कैसे फिक्स डिपॉजिट्स का मतलब क्या है? फिक्स डिपॉजिट्स का मतलब आप एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट आप प्रोवाइड करो टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर NBFCs, और वो NBFC या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रिटर्न में देगा एवरी सिंगल ईयर। चाहे रिसेशन क्यों ना आ जाए, मनी का वैल्यू हाई जाए, लो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया है उसने आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही इंटरेस्ट रेट वो एवरी सिंगल ईयर आपको प्रोवाइड करने के लिए बाध्य है। ओके, इट इज़ बाउंड टू गिव यू दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। दैट इज़ वाई FDs आर हाईली सिक्योर। अब आप उसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में ओपन करो या NBFCs में ओपन करो। NBFCs मतलब क्या? बैंक इंस्टीट्यूशंस तो आपको पता है, SBI है, बंधन बैंक, HDFC, एक्सेस जो भी है। और NBFCs मतलब क्या है? NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं मतलब हमने नाम सुना होगा जैसे बजाज फाइनेंस या फिर मुथूट फाइनेंस। ये लोग बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, बट ये लोग बैंक्स नहीं है, जैसे कि लोन डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर ऐसे ही FDs प्रोवाइड करना लोगों को। इसीलिए NBFCs के अंदर भी आप FDs ओपन कर सकते हो। और क्योंकि ये लोग बैंक्स नहीं है, ये भी आपको एक बैंक से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो अगर FD आपको ओपन करना है तो। ओके, FDs आर हाईली सिक्योर, बट यहाँ पे अगर आप प्रोवाइड करो तो इनका क्रेडिट स्कोर आप पहले देख लेना कि ये लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं FDs उनका क्रेडिबिलिटी कैसा है इनका। ओके, इनका रेट कितना है, रेटिंग कितना है, कैसा है, उसके बाद आप किसी भी NBFCs में ओपन करवा सकते हो एक फिक्स डिपॉजिट। तो अगर आपको अपने पैसे सिक्योर रखने हैं देन फिक्स डिपॉजिट्स कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ओके, तो वही चलिए भी डिस्कस करते हैं बस स्टॉक मार्केट। ओके, स्टॉक मार्केट का मतलब क्या? आप कंसिडर कीजिए एक मार्केट जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, खुद को लिस्ट करती हैं, और वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर शेयर हमारी कंपनी का लीजिए और उसके बदले हमको 100 रुपये पे कीजिए। एक रैंडम एग्जाम्पल, 100 रुपये पे कीजिए। तो लोग आते हैं, सपोज कीजिए रमेश आया, उसने 100 रुपये से एक शेयर बाय किया और उसके बदले 100 रुपये उसने कंपनी को दिया। तो वो जो 100 रुपये हैं कंपनी के पास चले गए। कंपनी उस 100 रुपये को लेके अभी बहुत सारे, सपोज कीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने अपनी कंपनी पे इम्प्लीमेंट किया, या फिर थोड़ा बहुत सुधारा अपनी कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग और इम्प्रूव किया, जो भी कुछ किया, मल्टीनेशनल गई कंपनी, जो भी हुआ उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ गया। वैल्यूएशन बढ़ गया मतलब कंपनी के हर एक शेयर का प्राइस बढ़ गया। ओके, अभी 100 रुपये का प्राइस हर एक शेयर का 150 रुपये हो गया, कंसिडर कीजिए। तो रमेश के पास जो 100 रुपये का शेयर था उसका प्राइस भी 150 हो गया। तो रमेश ने इन्वेस्ट किए थे 100 रुपये, रमेश के पास जो शेयर है उसका प्राइस बढ़ गया 150, मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट किसको हो गया? रमेश को। मतलब रमेश इज ऑल्सो इन प्रॉफिट एंड द कंपनी इज ऑल्सो इन प्रॉफिट। ओके, दैट इज हाउ द कंप्लीट शेयर मार्केट वर्क्स, राइट। तो गाइस, अभी अगर आप सोचें कि जो कंपनी है वो सबसे पहले शेयर मार्केट में आई ही क्यों, तो आप सोच के देखिए, कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस है उसको खुद को मेंटेन करने के लिए, रन करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, राइट। सपोज कीजिए उसको और ज़्यादा एडवांसमेंट करना है खुद को, सपोज कीजिए मल्टीनेशनल जाना है या फिर कोई AI इंट्रोड्यूस करना है अपने बिजनेस में, तो उसके लिए भी उसको पैसे चाहिए। जब उसको पैसे चाहिए तो आप सोच के देखिए, वो जो पैसे हैं उसके पास नहीं है अपने बिजनेस में लगाने के लिए, वो क्या करेगा? जब उसके पास 100% शेयर था, जब वो सोल मालिक था अपनी कंपनी का और उसके पास ही पूरा का पूरा शेयर था, तब उसके पास पैसे नहीं थे। अभी वो सोचता है कि अच्छा ठीक है 100% शेयर को थोड़ा बहुत डाइल्यूट कर देते हैं, सपोज कीजिए कि 30% मैं अपने कंपनी का डाइल्यूट कर देता हूँ, उसके बदले थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मेरे पास आ जाएगा और उस इन्वेस्टमेंट को लेके मैं
AI लेके आऊँगा या फिर मल्टीनेशनल चला जाऊँगा, कुछ भी है, वो क्या करता है 30% शेयर मार्केट में रिलीज़ कर देता है कि मैं अपनी कंपनी का 30% डाइल्यूट कर रहा हूँ, इसके बदले हर एक शेयर का प्राइस में सपोज कीजिए 100 रुपये रख रहा हूँ, ओके, और 30% मैं डाइल्यूट कर देता हूँ, 1% शेयर आपको मिल जाएगा, ओके। तो वो जब डाइल्यूट करेगा तो लोग बाई करेंगे उसके शेयर, और जब बाई करेंगे थोड़ा बहुत मालिकाना लेंगे लोग, और उसके बदले कंपनी के पास जो है वो जो पैसे आ जाएंगे, और उस पैसे को लेके वो AI इंट्रोड्यूस करेगा या फिर जो भी काम है करेगा, उस कंपनी को फिर प्रॉफिटेबल बनाएगा। जब प्रॉफिटेबल बनाएगा हर एक शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शेयर मार्केट, वो जो कंपनी है वो भी प्रॉफिट में रहेगी, और वो जो शेयर होल्डर है वो भी प्रॉफिट में रहेगा, ओके। दैट इज़ वाई किसी भी कंपनी को रन करने के लिए दैट कंपनी नीड्स इन्वेस्टमेंट्स, एंड दैट इन्वेस्टमेंट कैन इट गेन फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर से भी वो पैसे गेन कर सकता है, और जब इन्वेस्टर से भी ज़्यादा पैसे उसको चाहिए होते हैं देन इट कैन इंट्रोड्यूस इटसेल्फ इन द शेयर मार्केट, राइट। और मेनली 2 टाइप के मार्केट्स आपने ज़्यादातर सुने होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके। और इन 2 स्टॉक एक्सचेंज में ही ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, ओके। तो वैसे अभी चलिए डिस्कस करते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्टॉक्स यू आर हैविंग, ओके। देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ स्टॉक्स। सबसे पहले आते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स मतलब आपने बहुत सुना होगा अबाउट सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स मतलब क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनीज का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड सेंसेक्स। और निफ्टी 50 मतलब पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पूरे इंडिया के जो टॉप 50 कंपनीज है उनका जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज निफ्टी 50। तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो इन इंडेक्स फंड्स, ओके। देन यू आर हैविंग लार्ज कैपिटल फंड्स। लार्ज कैपिटल फंड्स मतलब इंडिया के जो बड़े बड़े कंपनीज है जिनका कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जैसे टाटा है, रिलायंस है, विप्रो है, ये सारे लार्ज कैपिटल फंड्स हैं, ओके। इनका जो एवरी सिंगल ईयर का जो रिटर्न है वो अराउंड 15% के अराउंड मूव करता है, राइट। आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो। देन आते हैं आपके पास मिड कैप। मिड कैप मतलब मीडियल कैपिटल फंड्स, यानी कि वो कंपनीज जो लार्ज तो नहीं है बट स्मॉल भी नहीं है, ओके। एट अ मीडियम पेस ये लोग चल रहे हैं। ये लोग प्रोवाइड करेंगे आपको अराउंड 18% 20% के अराउंड आपको एवरी सिंगल ईयर ये लोग रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, ओके। अभी जैसे पेज इंडस्ट्रीज़ है, ओके, वो जो जॉकी का ब्रांड है, तो पेज इंडस्ट्रीज़ कम्स अंडर दी मिड कैप फंड्स, ओके। देन आपके पास है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप मतलब जो स्मॉल कंपनीज़ हैं जो लोग रिसेंट अभी ग्रो कर रही हैं, यू कैन कंसिडर दैट एज वेल। अभी क्योंकि नई कंपनीज हैं, इनके पास बहुत स्कोप है रिटर्न देने का, ये लोग अबाउट 30% भी रिटर्न दे देते हैं, ओके। 30% से भी ज़्यादा रिटर्न कभी कभी दे देते हैं अगर आपने ठीक से उनको एनालाइज किया और आपने ठीक से कोई भी स्टॉक पिक किया जो कि राइजिंग स्टार है, ओके, जो बाद में जाके फटेगा और बहुत हाई रिटर्न आपको देगा। अगर आपने ठीक से उनको स्ट्रेटेजिकली चूज़ कर पाए आप, तो यू कैन हैव अ वेरी हाई रिटर्न फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, ओके। तो बट उनको पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये जो स्मॉल कैप है आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आप इन्वेस्ट करोगे इन स्मॉल कैप फंड्स देन यू कैन हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग योर मनी टू द हायर लेवल, एज वेल एज इनका रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। लार्ज कैप में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं मिलेगा क्योंकि वो कंपनीज एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, बट जो स्मॉल कंपनीज हैं उनका रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है एज वेल एज उनका वो जो रिटर्न है, अगर वो लोग चल गए तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही ज़्यादा होता है, ओके। तो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ स्टॉक्स यू कैन पिक, ओके। तो गाइस चलिए भी डिस्कस करते हैं बट म्यूचुअल फंड्स, ओके। म्यूचुअल फंड्स मतलब क्या, आप सबसे पहले कंसिडर कीजिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सपोज कीजिए ABC कंपनी है, उसने हायर किया एक एसेट मैनेजर को, ओके। एसेट मैनेजर कौन, सपोज कीजिए सुरेश। इस सुरेश को बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है अबाउट शेयर मार्केट, ओके। ये कौन सी कंपनी कैसी जाएगी, कौन सी कंपनी का लीडरशिप कैसा है, फ्यूचर में इतना ग्रोथ दिखा सकती है कोई कंपनी। तो सुरेश क्या करता है, एक ग्रुप्स बनाता है कंपनीज का अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपेटाइट। कुछ कंपनीज हैं, एक ग्रुप बनाया जो कि कम रिटर्न देंगी बट बहुत ही सिक्योर है, और एक कंपनी का ग्रुप बनाया जो हाई रिटर्न देगी बट थोड़ा बहुत रिस्की भी है अकॉर्डिंग टू द पब्लिक, राइट। अभी पब्लिक के बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं। कोई पब्लिक होती है जो कि रिस्क कम लेना पसंद करती है, उनको कम पैसा ग्रो हो कोई बात नहीं बट रिस्क मतलब अपना पैसा बहुत सिक्योर चाहिए। और कोई ग्रुप होता है कम मतलब पीपल का जो लोग हाई रिस्क टेकिंग है, जो रिस्क होए कोई बात नहीं बट मेरा जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहिए, ऐसे भी पब्लिक होती है। और बीच के भी होते हैं कि रिस्क भी कम और प्रॉफिट भी कम, या फिर रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट कम, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। अभी सुरेश को बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, वो हर एक कैटेगरी का ग्रुप बना सकता है। तो वो जो ABC कंपनी है वो सुरेश को हायर करती है और सुरेश क्या करता है वैसे ही बहुत सारे ग्रुप्स बना देता है अकॉर्डिंग टू द रिस्क एपेटाइट। अभी कंपनी जो है ABC कंपनी, वो लोगों के पास अपने जितने भी
उसने जितने भी प्रोवाइड किए हैं, जितने भी ग्रुप्स बनाए हैं, लोगों के पास प्लेटर की तरह सजा देते हैं कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है, ऐसे आप हमको पैसे दीजिए, हम आपका पैसा इन इन ग्रुप्स में लगा सकते हैं, आप जैसे बोलेंगे वैसे हम लगा देंगे। अभी इसी कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। ओके, मतलब म्यूचुअली एक ग्रुप है, ग्रुप से फंड्स इकट्ठा किए और एक पर्टिकुलर थीम में लगा दिया, एक पर्टिकुलर आइडिया में लगा दिया कि मेरे को रिस्क कम चाहिए बट मेरा पैसा सिक्योर होना चाहिए, या फिर मेरे को रिस्क ज़्यादा होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं बट मेरे को ग्रोथ ज़्यादा चाहिए। ऐसे ही वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वो आपका पैसा जो है ऐसे ही हर एक कैटेगरीज में लगा सकती है। ओके, दिस कंप्लीट सिस्टम इज कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड्स। अभी कैसे बहुत सारे कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। ओके, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली इक्विटी में लगाना, यानी कंपनी के ओनरशिप में लगाना, या फिर डेट म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, यानी कि कंपनीज के डेट्स में लगाना, या फिर कंबाइंड भी हो सकते हैं, या फिर कंसिडर कीजिए कि कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, यानी कि किसी को रिटायरमेंट, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पब्लिक है जो कि रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो रिटायरमेंट के लिए कोई कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे रहेंगे उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी चूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं ओके म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि मैं कैसे अपने पैसे इन्वेस्ट करूँ, किस स्टॉक को पिक करूँ, द बेस्ट सोल्यूशन इज़ द म्यूचुअल फंड। और आपको स्टार्ट भी म्यूचुअल फंड से ही करना चाहिए ओके, क्योंकि वो जो एसेट मैनेजर है वो आपके पैसे अच्छी जगह पे लगा सकता है। थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं जो कि वो लोग कट रखते हैं, 1 to 3% रखते हैं वो लोग, जो कि वो लोग थोड़ा बहुत रखेंगे, बट उसके बदले आपका जो पैसा है आपके हिसाब से, मतलब आपको कैसा चाहिए रिटर्न, उसके हिसाब से वो लोग लगा भी देंगे ओके। आप उससे क्या होता है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छे से सज जाता है अगर आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हो तो ओके। अभी कहीं चलिए डिस्कस करते हैं थीम स्टॉक्स। ओके, थीम स्टॉक्स मतलब क्या, अगर आप किसी आइडिया पे अपना पैसा लगाना चाहो, यानी कि मैं अगर कंसिडर करूँ कि मैं डिजिटल इंडिया पे अपना पैसा लगाऊंगा, या फिर मैं रूरल इंडिया पे अपना पैसा लगाऊंगा, या फिर मैं मिडिल क्लास इंडिया पे अपना पैसा लगाऊंगा, यानी कि जितने भी कंपनीज हैं जो कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर जितने भी कंपनीज हैं जो डिजिटल इंडिया पे अपने फोकस रखते हैं, डिजिटल इंडिया पे ही सारा का सारा काम करते हैं, उस पर अगर मैं लगाना चाहूँ, या फिर मैं ऐसे कंपनीज को चूज़ करना चाहूँ जो कि रूरल इंडिया पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि बाद में जाके रूरल इंडिया का ये जो स्टॉक का ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा राइज कर सकता है, या फिर आपको लगता है कि मिडिल क्लास इंडिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और धीरे धीरे और भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो आप सारे के सारे उन ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हो जो कि मिडिल क्लास इंडिया पे फोकस करता है, या फिर उनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही मिडिल क्लास इंडिया पे बेस्ड है। तो अब उन कंपनीज को अगर आप चूज़ करो, दैट इज कॉल्ड एज थीम स्टॉक इन्वेस्टिंग ओके। बहुत सारी कंपनीज, जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप थीम स्टॉक्स को पिक्स कर सकते हो। ऐसे की स्मॉल केस है, फिडिलिटी है, ब्लैक रॉक है, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके आप थीम स्टॉक पिक कर सकते हो और आपको वो लोग दिखा देंगे। इनका जो मतलब जो इन्वेस्टमेंट है ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है ओके, मतलब 70-80,000 के अराउंड होता है। अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली थीम स्टॉक्स भी चूज़ कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप थीम स्टॉक पिक करके इन्वेस्ट कर सकते हो ओके। रूरल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, अगर जितने भी कंपनीज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि हमारे पीएम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी। तो अगर आप सोचो कि अभी मैं अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे लगाओ अपना पैसा तो बाद में जाके बहुत ज़्यादा मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है ओके, तो आप वहाँ पे भी टारगेट कर सकते हो। आपको बहुत सारे आइडियाज़ वहाँ पे मिल जाएंगे ओके, जिन जिन आइडियाज़ पे आप, या फिर हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर पे भी आप लगा सकते हो। ऑल ऑफ दीज आइडियाज़ व्हेन यू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर आइडिया दैट इज कॉल्ड एज थीम स्टॉक इन्वेस्टमेंट ओके, अब उसको भी पिक कर सकते हो। तो इसलिए भी डिस्कस करते हैं बट डेट इन्वेस्टमेंट ओके। डेट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कोई भी कंपनी आप कंसिडर कीजिए, जैसे कि किसी कंपनी को जो पैसा चाहिए होते हैं और वो बैंक से और पैसा नहीं लेना चाहती है, लोन नहीं लेना चाहती है, और वो शेयर मार्केट पे और ज़्यादा डाइल्यूट भी नहीं करना चाहती ओके। जैसे कंसिडर कीजिए उसका जो भी ओनरशिप है उसका 40% वो ऑलरेडी शेयर मार्केट में दे चुके हैं और वो ज़्यादा अपने कंपनी का शेयर मालिकाना जो है वो और ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना चाहती है, वो क्या कर सकती है कि बॉन्ड्स रिलीज़ कर सकती है इन द मार्केट। मतलब अब कंपनीज को, उसने नॉर्मल पब्लिक को बोला कि हमारी कंपनी बॉन्ड रिलीज़ कर रही है, सब उसके लिए 1000 रुपये का, और एवरी सिंगल ईयर हम लोग आपको 8% का रिटर्न देंगे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स। अगर वो कंपनी ट्रस्टवर्दी है तो उसका जो बॉन्ड है वो डेफिनेटली 8% का ही रिटर्न आपको देगी। बट ये जो है फिक्स डिपॉजिट की तरह ही काम करता है, बट फिक्स डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि ये कंपनीज अपना डेट बॉन्ड्स रिलीज़ करते हैं ओके। वो जो बॉन्ड है अगर आपने बाई किया तो वो जो कंपनी है आपको 8% का रिटर्न देगी एवरी सिंगल ईयर, और जब वो जो टीनियर है ख़त्म हो जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल जब भी, तो आपसे वो जो बॉन्ड है वो वापस ले लेगी। तो आपका जो पैसा है 1000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट किए थे
उसका 8% मतलब 80 रुपये, अगले साल फिर से 80 रुपये से थोड़ा ज़्यादा, अगले साल उससे और थोड़ा ज़्यादा, इतने का आपका इन्वेस्टमेंट का मतलब इंक्रीज़ हो गया, इतना आपको रिटर्न मिल गया। उसके बदले कंपनी के पास भी इनिशियली ही पैसा आ गया। ओके, 1000 रुपये कंपनी के पास पहले ही आ गया, और जो भी पैसा है उसने कंपनीज ने खुद के ग्रोथ के लिए जो भी काम है उसने किया, और उसके बदले आपका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ओके, कंपनी भी प्रॉफिट में चली गई। दैट इज़ हाउ दिस कंप्लीट स्टॉक मार्केट वर्क्स, मतलब दी डेट मार्केट वर्क्स। और ऐसे कंपनी डेट या बॉन्ड्स रिलीज करके भी पैसे कमा सकती है, कंपनी भी प्रॉफिट करेगी और आप भी प्रॉफिट करोगे, राइट। गाइस, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सोच सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होते हैं। क्या, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी बैकिंग करती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, जो 18 ईयर से अगर आप ऊपर हो तो आप पीपीएफ में एक अकाउंट खोल सकते हो। इसका मतलब लॉक इन पीरियड तो यूजुअली 15 ईयर्स का होता है, कि 15 साल से ज़्यादा पहले आप इसको तोड़ नहीं सकते, बट 7 ईयर्स के बाद आप थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें उठा सकते हो। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, जैसे एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम होता है, एपीवाई होता है, अटल पेंशन योजना होता है, या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी होता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर थोड़ा बहुत डिस्कस करें तो मतलब गोल्ड में पैसा लगाने की तरह ही है। मतलब गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स रिलीज़ किए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, और उस बॉन्ड्स अगर आपने बाई किए, सपोज कीजिए 5000 का बाई किया, मतलब आपने 5000 के गोल्ड बाई किए। ओके, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो, आपने बॉन्ड बाई किया मतलब आपने गोल्ड ही बाई किया। गोल्ड का प्राइस राइज करेगा, बॉन्ड का प्राइस भी राइज करेगा। गोल्ड का प्राइस डिप करेगा तो बॉन्ड का प्राइस भी डिप करेगा। तो ओवरऑल अगर आप 4-5 साल तक अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहा तो उस बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ेगा, एंड यू विल प्रॉफिट फ्रॉम देन। ओके, बट इसका मतलब इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का और ज़्यादा खास बात क्या है कि गवर्नमेंट इस पे 2.5% का इंटरेस्ट देती है। ओके, मतलब गोल्ड का पैसा तो बढ़ा ही, आपके बॉन्ड का भी पैसा बढ़ा 5 साल तक, और गवर्नमेंट ने उस पर 2.5% का चेरी ऑन द टॉप आपको इन्वेस्टमेंट इन रिटर्न दिया। ओके, मतलब गोल्ड भी का आपको वहाँ से भी रिटर्न मिला और गवर्नमेंट से भी रिटर्न मिला। इसलिए आप SGB इसको आप कंसिडर कर सकते हो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को। आप इस पे अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो मतलब नॉर्मल गोल्ड से ये SGB में इन्वेस्ट करना थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट दे सकता है, राइट। तो आप और भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं जिनको आप थोड़ा बहुत स्टडी करके पता कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का बैकिंग होता है। और ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसको RBI क्योंकि बैकिंग करती है, तो इसलिए इट इज़ 100% सिक्योर। इसमें कोई भी 2 नंबरी का केस हो ही नहीं सकता कि आपके पैसे लॉस जाएं। इसलिए गवर्नमेंट जब किसी भी चीज़ को बैकिंग करती है, उन चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हो, ओके, इन योर इन्वेस्टमेंट, अगर आपको अपने पैसे सिक्योर रखने हैं तो। गाइस, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपके लिए छोटा सा टास्क है, बट मेरे लिए एक अलग ही एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, इसलिए प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। ओके, तो गाइस, क्योंकि हमने भी डिस्कस कर लिया कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है वेरी गो इन्वेस्ट, राइट। अभी चलिए डिस्कस करते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो तो आपके पास एक गोल भी होना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। ऐसा क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस है। पहला रीज़न है दैट यू आर ऑलवेज हैविंग अ सबकॉन्शियस पुश, कि कभी कभी होता है ना कि जब हमारे पास कोई गोल नहीं होता है तब हम बहुत दूर जाने के बाद सोचते हैं कि अभी क्या करें और इन्वेस्ट करके, या फिर मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैकिंग हो चुकी है, इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, अभी थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ को। बट व्हेन यू आर हैविंग अ गोल कि आपको उस गोल तक पहुँचना है, तब आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक ऑलवेज पुश रहेगा कि जब तक मैं उस गोल तक ना पहुँचाऊँ, जब तक मेरे पास इतने पैसे जमा ना हो जाए, तब तक मेरे को चलता रहना है, और मेरे को जो भी इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रखना है। ओके, और गाइस, व्हेन यू आर हैविंग अ गोल, यू आर हैविंग समथिंग दैट यू कैन मेजर, राइट। मतलब अगर हम कंसिडर करें कि 20 साल के बाद आपको 30 लाख रुपए चाहिए आपकी बेटी की शादी के लिए, एक एग्जांपल लेते हैं, तो आप अभी के टाइम पीरियड के हिसाब से सोच रहे हो कि आपको 30 लाख रुपए चाहिए, बट 20 साल के बाद वो 30 लाख रुपए 30 लाख नहीं रहेंगे। 20 साल के बाद उसका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, राइट। मतलब एक जो रफ कैलकुलेशन बोलता है वो है कि 10 साल के बाद आपके मनी का वैल्यूएशन हाफ हो जाता है। मतलब अभी के टाइम पीरियड के हिसाब से अगर आप 30 लाख रुपए सोचो तो 20 साल के बाद उस 30 लाख का प्राइस कितना होगा, 15, और उसके बाद फिर से मतलब 7.5 लाख। मतलब अभी का जो 7.5 लाख है वो 20 साल के बाद 30 लाख रुपए बनेगा। ओके, तो क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? मतलब अभी का 7.5 लाख रुपए से सेटिस्फाइड हो? नहीं। आप 30 लाख अभी का सोच रहे हो, बट 20 साल के बाद उसका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा डिप हो जाएगा, राइट। मतलब आपको जो है समथिंग टू मेजर, मतलब जो आप मेजर कर सको। इसीलिए ऑलवेज अगर आपके पास एक गोल होगा देन यू कैन ऑलवेज मेजर दैट थिंग, कि मेरा जो गोल है वो जा भी रहा है कि नहीं, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ओके, और गाइस, जब आपके पास एक गोल होता है यू कैन डी रिस्क योर पोर्टफोलियो व्हेन रिक्वायर्ड, राइट। मतलब क्या कि जब आपका एक गोल है, कंसिडर कीजिए 1 करोड़ रुपए का गोल है, ओके,
तो 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको अभी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, देन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट यू कैन थिंक ऑफ समथिंग ऑफ हाई रिस्क। मतलब क्योंकि आपके पास अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने शुरू नहीं किया है, तो आप अगर हाई रिस्क में भी उतरोगे तो यू डू नॉट हैव सो मच टू लूज, राइट। अगर आप कंसिडर कीजिए कि अगर आपने 1000 से स्टार्ट किया तो 1000 रुपये अगर आप लॉस भी खाओ हाई रिस्क में डाल के, तो भी बहुत ज़्यादा आपके पास वो जो लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बट कंसिडर कीजिए कि आप 10 साल के बाद अब अराउंड 90 लाख तक पहुंच गए, मतलब अभी 10 लाख का ही फासला है आपके गोल को रीच करने के लिए। उस टाइम पे भी अगर आप हाई रिस्क में ही उतरे और 90 लाख में अगर आप रिस्क लोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रीच भी कर सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो डिप भी कर सकता है। तब आपको क्या करना है, उसको डी रिस्क करना है अपने पोर्टफोलियो को, जब आप अपने गोल के पास हो। मतलब क्या, जब आप 1 करोड़ तक पहुंचने वाले हो, तब आप अगर थोड़ा बहुत स्टेबल इनकम की तरफ जाओगे, जैसे कि एफडीज़ की तरफ मूव करोगे, स्टॉक्स को थोड़ा बहुत छोड़ते रहोगे और एफडीज़ की तरफ या बॉन्ड मार्केट की तरफ ज़्यादा मूव करते रहोगे, तो आप अपने गोल को सिक्योरली पार कर सकते हो। ओके। और जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब आप हाई रिस्क भी ले सकते हो। जब आपके पास एक गोल होगा तब आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा होगा। बट जब आपके पास कोई गोल है ही नहीं, जब आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, तो आप उसको डी रिस्क अपने पोर्टफोलियो को करोगे ही नहीं, क्योंकि 90 लाख पे भी आप स्टॉक्स में ही पिक करोगे। 90 लाख में भी आप शायद अगर एफडीज़ या सिक्योर रहते तो आप एफडीज़ ही यूज़ करते, एफडीज़ ही ट्राई करते रहते थ्रू आउट। तो ना तो आपका गोल होता, ना तो राइज करता, ना तो फॉल करता। आपके पास कोई सेंटिमेंट ही नहीं होता अपने पोर्टफोलियो को लेके। बट जब आपके पास एक गोल है, देन यू आर हैविंग अ सेंटिमेंट विथ योर पोर्टफोलियो, राइट, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। दैट इज़ वाई हैविंग अ गोल ऑलवेज हेल्प्स। एज वेल एज गाइज, जब आपके पास गोल्स हैं, देन यू कैन प्रायोरिटाइज योर गोल्स, राइट। जैसे कि बेटी की शादी है और घूमने जाना है, बट आपके पास सिंगल इन्वेस्टमेंट का ही ऑप्शन है। जैसे कि मैं 10,000 रुपये ही इस महीने इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या तो मैं अपनी बेटी की शादी में इन्वेस्ट करूँ या फिर अपने घूमने जाने पे इन्वेस्ट करूँ। जब आपके पास गोल्स होंगे, देन यू कैन प्रायोरिटाइज कि ठीक है, चलिए घूमने का कैंसिल करते हैं, अभी 10,000 है तो बेटी के शादी के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। जब आप गोल्स क्रिएट करोगे तभी आप प्रायोरिटाइज करोगे। जब आपके पास कोई गोल है ही नहीं, जब आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, वो राइज करे या फॉल करे, आपके पास कोई भी गोल नहीं है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप डिप भी करो तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइज भी करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आपके पास एक गोल होगा, जैसे बेटी की शादी है, तो आप फिर सोचने लगोगे कि मैं इसमें इतना रिस्क लूँ कि नहीं लूँ, मैं किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, बेटी की शादी को प्रायोरिटी दूँ, अपने बच्चे के एजुकेशन को प्रायोरिटी दूँ, या फिर अपने हेल्थ केयर को प्रायोरिटी दूँ, रिटायरमेंट को प्रायोरिटी दूँ, या किस चीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ। जब आप एक गोल के साथ चलोगे तब आप इस चीज़ों को अच्छे से सोच सकते हो। ओके, दैट इज़ वाई जब आपके पास एक गोल्स होंगे, जब आप एक गोल की तरफ मूव करोगे, तो आप बहुत अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाओगे, राइट। इसीलिए सबसे पहले अपने गोल्स आप क्लैरिफाई कीजिए कि इस गोल्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ओके गाइस, इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि आप अपने पैसे को वेल डाइवर्सिफाई करो। ओके, पूरा का पूरा पैसा ना तो आप हाई रिस्क में रखो, ना तो आप हाईली सिक्योरिटी में रखो। अगर आप पूरे के पूरे पैसे को एक ही जगह पे रखोगे, अगर कंसिडर करें कि आप अंडे लेके जा रहे हो, ओके, और सारे के सारे अंडे आपने एक ही बास्केट में लेके आप जा रहे हो, अगर वो बास्केट गिरा, सारे के सारे अंडे एक ही जगह पे टूट जाएंगे। बट आपके पास 5 अंडे हैं, आपने 5 बास्केट लिए, ऐसा तो नहीं होगा कि 5 बास्केट एक ही साथ गिर गए। कोई ना कोई बास्केट ऐसा रहेगा जो आपके हाथों में ही स्टेबल रहेगा। ओके, और 2-3 अंडे अगर गिर भी जाए तो आपके पास बाकी के जितने भी बास्केट्स हैं वो आपके अंडे सिक्योर रखेंगे। मतलब एक मेटाफोर। ओके, अभी आप कंसिडर कीजिए कि अगर आपने पूरे के पूरे पैसे हाई रिस्क में ही लगा दिए, अगर आपका स्टॉक है या म्यूचुअल फंड है वो डिप कर गया, आपके पूरे के पूरे एसेट ही डिप कर जाएगा। या फिर अगर आपने सारे के सारे पैसे जो हैं एफडी में ही लगा है, बहुत आप सिक्योर रहने वाले हो, बहुत सिक्योर रखने वाले हो अपने पैसे को, तो हार्डली ही आप शायद इन्फ्लेशन बीट करो। और आपके जितने भी गोल्स हैं, आप जो भी सपने सोच रहे हो अपने बारे में, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ प्रोवाइड करने का, वो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि आपके पैसे उतने ग्रो ही नहीं करेंगे। तो आपको वेल डाइवर्सिफाई करना है, थोड़ा बहुत हाई रिस्क में भी लगाना है, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, थोड़ा बहुत आपको सिक्योरिटी में भी जाना है, जैसे बॉन्ड मार्केट में आपने थोड़ा बहुत लगाया, थोड़ा बहुत आपने एफडीज़ में लगाया, ओके, थोड़ा बहुत अपने थीम स्टॉकिंग किया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इसलिए आपको वेल डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को। ओके, सिंगल बास्केट में आपको कभी भी नहीं जाना है। अभी की इस बात आती है कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे कहाँ पे। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अगर एफडीज़ क्रिएट या एफडीज़ करना चाहते हो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स हैं।
आप अगर थीम स्टॉकिंग करना चाहते हो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप सोचो कि इन्वेस्ट करोगे या म्यूचुअल फंड पे लगाओगे, उसके लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए। ज़ीरोदा है, फिर ग्रो है, मैं अपने पैसे लगाता हूँ जहाँ पे IND मनी है, या फिर और भी बहुत सारे एंजल वन है। अब जो भी आपको अच्छा लगे, जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, आप वहाँ अब से अपने पैसे लगा सकते हो क्या। क्योंकि मैं IND मनी पे लगाता हूँ तो मैं आपको वही डेफिनेटली वही आपको प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ से आप US स्टॉक्स में भी अपने जो भी गूगल में, अमेज़ॉन में, वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ओके IND मनी से। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो ओके। अगर आप FDs या वो सब भी ओपन करना चाहते हो FDs, तो आप FDs भी बाय द वे IND मनी में आप ओपन कर सकते हो। बट FDs के लिए आप बैंक्स में जा सकते हो, NBFCs में जा सकते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ में, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, फिर मुथूट फाइनेंस, वहाँ पे भी आप FDs ओपन कर सकते हो। अगर आप थीम स्टॉकिंग करना चाहते हो, यानी कि किसी थीम पे लगाना चाहते हो, जैसे रूरल इंडिया, हेल्थ केयर या फिर मिडिल क्लास इंडिया, यहाँ पे अगर आप अपने पैसे लगाना चाहते हो तो आप फिडिलिटी में जा सकते हो, या फिर स्मॉल केस में जाके आप देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और वो ही आपके पैसे मैनेज भी कर सकते हो ओके। वहीं से भी आप अपने पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो राइट। तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। देयर आर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आप थोड़ा बहुत सर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। रिसर्च इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी। आपके पैसे की बात है ओके। अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप लूज़ नहीं करोगे। अगर कोई भी आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आप बहुत ज़्यादा पैसे लूज़ कर सकते हो। इसीलिए ध्यान से जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो उसके लिए पहले अच्छे से रिसर्च कीजिएगा कि मैं अपने पैसे कहाँ पे लगाऊं। बहुत ही वेल प्लान्ड मैनर से ही अपने पैसे कहीं पे लगाइएगा ओके, क्योंकि ये पैसों की बात है ओके। इसीलिए थोड़ा बहुत रिसर्च करके उसके बाद आप देखिए, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सर्च कीजिए कहाँ से मैं लगा सकता हूँ, कौन कौन से अच्छे हैं, रिव्यूज़ किसके अच्छे हैं, वहाँ पर जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे, और थोड़ा बहुत आप लगाओ। और आई होप द बेस्ट, आप अपना इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो अच्छे से मैनेज कर पाओ। ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत कीजिएगा ओके। इतना ही मैं कहूँगा, किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा कि इस पर्टिकुलर इंसान ने यूट्यूब में आके ये वाला मेरे को बताया कि ये स्टॉक अच्छा है। कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, मतलब हो ही नहीं सकता कि कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्शन प्रिसाइजली कर दे कि वो जो कंपनी है वो ग्रो करेगी ही करेगी। आपको खुद डिसीजन लेना है ओके, खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करना है, उसके बाद ही आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो। बहुत लोग हैं, मैंने देखा है यूट्यूब में, कि एकदम मतलब बिंदास बोल देते हैं कि आप इसमें लगाओ, ये इसका ग्रोथ का चांस है। तो मेरे को मतलब समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा कोई कितना भी रिसर्च कर ले, कोई किसी भी कंपनी का डेफिनेटली नाम कैसे ले सकते हैं कि वो कंपनी इन्वेस्ट करेगी। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा है, इन पे आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, ये फ्यूचर में ग्रो करेंगी ही करेगी, ये लोग स्टेबल इनकम आपको देंगी, उन पे आप लगा सकते हो। अगर वो लोग उनका सजेशन दे तो वो आप सुनो, जिस कंपनी को आपने सुना है। बट ऐसे कोई रैंडम कंपनी जो आपने कभी सुना भी नहीं उसका नाम, वो अगर कोई सजेस्ट करे तो आप सबसे पहले खुद जाके रिसर्च कीजिएगा कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको पढ़िएगा। थोड़ा बहुत पहले रिसर्च कीजिएगा कि रिसर्च करना कैसे है, उसके बाद आप जाके फिर से कंपनी में लगाइएगा ओके। अपने पैसे को एकदम बहुत ही सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी रिसर्च नहीं करना है, अपने मतलब आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं इन चीज़ों के बारे में, द बेस्ट इज म्यूचुअल फंड्स। आपको सोचना ही नहीं है, आप अपना रिस्क एपेटाइट बताइए कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, आप मेरे को हाई रिटर्न वाला कंपनी सजेस्ट कीजिए, तो वो आपको वैसे ही आपको जो है दे देंगे कि आप इस कंपनीज के ग्रुप्स में लगा सकते हैं। तो द बेस्ट इज म्यूचुअल फंड। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप जाके उन पे भरोसा कीजिए जो लोग एक्सपर्ट हैं ओके। वो लोग डेफिनेटली अच्छा ही स्टॉक पिक करेंगे, आपका जैसा रिक्वायरमेंट है वो लोग आपको वैसा ही स्टॉक इन रिटर्न देंगे राइट। तो आप सोच समझ के ही, मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड पे ही आप स्टार्टिंग करो, थोड़ा बहुत रिसर्च करो, फिर आप स्टॉक मार्केट में उतरो ओके। और FDs वगैरह वो तो सिक्योर है ही, वो आप इनिशियली ही लगा सकते हो राइट। और क्रिप्टोज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, क्रिप्टोज भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि थोड़ा बहुत पैसा आपने अगर क्रिप्टो में लगाया, तो अगर आप इतना ही पैसा क्रिप्टो में लगाना जो कि अगर लॉस कर जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब ना लगे ओके, बहुत ज़्यादा बर्डन माना चले जाओ, वो आप क्रिप्टो में भी थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हो कि वहाँ पे आपको बहुत ही हाई रिटर्न मिल सकता है ओके। तो सोच समझ के अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कीजिएगा। आई होप द वेरी बेस्ट, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और इस वीडियो को तब तक आप देखिए अगर आपने अभी तक अपने फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट नहीं किया है। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना कैसे है राइट। तो आपसे मिलता हूँ इसी पर्टिकुलर वीडियो में।
टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।